फीमेल है तो वो मॉडल या एक्टर जरूर बन सकती है, बट लॉयर नहीं बन करेक्ट सकती। करेक्ट मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में एक फीमेल के लिए कितना चैलेंजिंग है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। आदमी पुरुष ये सब चीज़ को मैंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है। वो कमेंट करना और कहीं ना कहीं मुंह मारना, इस तरह से डेरोगेटरी टर्म्स यूज करना इज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। वुमन को हटा के आपको एटलीस्ट इतना जेंडर न्यूट्रल एक्ट तो मत बनाओ, जेंडर स्पेसिफिक एक्ट तो मत बनाओ, जेंडर न्यूट्रल बनाओ। मेरे लिए तो डिफिकल्ट इतना नहीं होता बिकॉज आई एम यूज्ड टू दिस। ऑनेस्टली मुझे तो पता ही है कि मीडिया से कैसे टैकल करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है। हैज नथिंग टू डू विद माई जेंडर एंड माई फॉलोअर्स। It more, of course, more so it has to do. It has Only from their to do side. with my skill and my efficiency maybe. आप ऐसे ऐसे एलिगेशंस ठोक कर इनको अगर आप ऐसे ही लोगों के बीच में छोड़ दो जो अंदर सच में क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के साथ रहेंगे, आप कितना टाइम रखोगे? वो बाहर निकलेंगे तो वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स बन के निकलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार बिश्नोई हो। कितने बार किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना वैसा भी हो जाता है। कोई अपना somebody can settle their personal score using बिश्नोई's name also. मैंने सुना है कि राशा तरानी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। टिप टिप बरसा 2 जो बन सकता है वो राशा पर बन सकता है। बिल्कुल बनना चाहिए। शी शुड कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड। वुमेन को इसीलिए प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए रिहैबिलिटेशन का, रिफॉर्मेशन का। आप एकदम से ही रेट्रीब्यूटिव अप्रोच रखोगे तो हमारी सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगी। बिग बॉस का नया सीजन आने वाला है। बिग बॉस की कंटेस्टेंट आप भी रह चुकी हैं। इस बार की थीम कुछ पॉलिटिकल बताई जा रही है। बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है बिकॉज पॉलिटिक्स तो हर सीजन में होता है। वो शो में इनसाइड द हाउस ऑनेस्टली तो पॉलिटिकल आप थीम चाहे जो भी बनाओ, इंटरनली तो हमेशा ही पॉलिटिक्स होता है ये घर के अंदर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ ऑन म्यूजिक। और आज हमारे साथ मौजूद है लॉप्रेन्योर सना रईस खान। सना, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हाय, थैंक यू। सना, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यू आर नोन पर्सनैलिटी, लाइक एवरीवन नोज यू। आपके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, लोग काफ़ी फॉलो करते हुए हैं। लेकिन एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में एक फीमेल के लिए कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफिकल्ट है, या कितना एडवेंचरस है इस प्रोफेशन में पूरा सस्टेन करना। और दूसरा, इंडिया में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है लॉयर और एडवोकेट को लेकर, वो भी डिफरेंस आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो जो आप डिफरेंस का कन्फ्यूजन है वो पहले क्लियर कर देते हैं। तो जो लॉयर्स होते हैं और एडवोकेट होते हैं दोनों के पास लॉ डिग्री तो होती है, मगर जो लॉयर्स होते हैं दे आर नॉट नेसेसरली एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल। तो जो एडवोकेट होते हैं उनका एनरोलमेंट हो चुका है स्टेट बार काउंसिल में एंड दे कैन रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स इन द कोर्ट। तो वो एक डिफरेंस है कि लॉयर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में अपने क्लाइंट को। वो लीगल एडवाइस दे सकते हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन द कोर्ट। वेयर एज एन एडवोकेट हु इज ऑल्सो अ लॉयर but he is enrolled with the state bar council and he can represent the clients in the court तो वो litigation practice कर सकते हैं। So that is the major difference which many बहुत people लोग are प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, एजुकेशन लेने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा, आजकल अनिरुद्ध आचार्य हैं, प्रेमानंद महाराज नहीं, और आपके जो दूसरा सवाल था पहले मैं वो भी Right. दूसरा भी एक था कि अबाउट माय जर्नी एज अ फीमेल लॉयर इन द प्रोफेशन। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी, लाइक हाउ यू सेड कि जैसे कि इतने इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड ज़्यादा इंडस्ट्री, male नो ही डाउट। रहते हैं, हाँ। यस यस एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट एंड इफ यू आर प्रिटी इनफैक्ट तो और डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि फिर तो ऐसे ही एक एक कहीं ना कहीं कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है ना कि अरे ये तो प्रिटी है। लाइक आई वाज इनफैक्ट आई वाज told in the beginning कि why what are you doing here, you have to deal with criminals, you have to deal with gangsters and all. So I said, so I used to retort, like I have always been very blunt, so I used to retort, okay, so you can believe that your clients are criminals, I believe that who I'm defending are innocent and presumed to be innocent until proven guilty. तो मैं नहीं मानती कि मैं क्रिमिनल्स को डिफेंड करूँ। मैं मानती हूँ कि जिन्हें क्रिमिनल का टैग दिया जा रहा है मगर वो इनोसेंट है, उन लोगों को मैं डिफेंड कर रही हूँ। एंड आई एम जस्ट सिक्योरिंग जस्टिस, आई एम इन दिस प्रोफेशन एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लुक्स ऑनेस्टली। आई मीन इन माई प्रोफेशन आई अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि वेदर यू आर अगली, वेदर यू आर गुड लुकिंग, वट एवर इट इज़, अल्टीमेटली योर इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस एंड द वे यू प्रेजेंट इन द कोर्ट इज़ वॉट मैटर्स। फिर ये जो सारे बायस आते हैं कि आप आदमी पुरुष, ये सब चीज़ को मैंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है। वो एक थिन लाइन थी जो मैंने ब्लर कर दी है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई वॉज एबल टू डू इट। अदरवाइज आई नो कि वो कहीं ना कहीं एक वो मेंटल सेटअप होता है या पीपल हैव दिस कि अरे आदमी, हाँ, but efficiency has nothing to do with gender. Honestly, efficiency comes with your merit, with your skill, and with the way you present your case, and with the way you achieve victory. And but in fact, your determination and your hard work, कि अगर बहुत से impossible, like I'm known for cracking impossible cases. That's my track record, and that's where I have somehow just proven this, that I've been able to prove that it has nothing to do with gender. It's all about
how you deliver, honestly. नहीं सीरियसली ये जेंडर से तो बिल्कुल नहीं है, बट हमारी जिस तरह की सोसाइटी रही है उसमें Absolutely. यही देखा गया कि लड़की है, फीमेल है, तो वो मॉडल या एक्ट्रेस जरूर बन सकती है बट लॉयर नहीं बन correct, सकती। correct. So I'm really proud of the fact that I was able to in fact destroy that. In fact, मुझे बहुत सारे एक्टिंग के ऑफर्स भी आए हैं, बहुत सारे मॉडलिंग तो लाइक साइड बाय साइड आई कीप वॉकिंग फॉर टाइम्स फैशन शो एंड आई कीप लाइक आई कीप डूइंग थिंग्स ऑन द साइड. बट जैसे एक्टिंग के लिए अगर आपको बहुत टाइम निकाल के इतना टाइम आपको देना पड़े, तो कितने बार मैंने बहुत सारे ऑफर्स रिफ्यूज़ किए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफ कोर्स हैव अ फुल टाइम प्रोफेशन. So for me to take out time to do a particular film which will take a long time, so I have refused also many offers, honestly. But otherwise, see, I feel that the profession I am in is the best profession in the world. It's the most powerful profession जहाँ पे life, death, सबके everything is at stake, and I'm able to have an impact जहाँ पे मैं लोगों का death sentence cancel करा रही, suspend करवा रही हूँ, जिनकी मैं life sentence को overturn करवा रही हूँ, मैं किसी की life बचा रही हूँ. So फिर मैं तो automatically somehow it's such a responsible profession, and I'm actually trying my best to deliver to the best of my ability every day. But again, at the same time, I would like to even clarify that it's not like that I've shut doors towards other other possibilities. In the future, you never know. I might just take a break and do something like just surprise my admirers, and I might do something. तो ये हो सकता है कि ये सना के फैंस सना को जल्दी ही किसी मूवी या फिर ओटीटी में Could be a देख सकते हैं। possibility, yeah. तो आपका फेस भी बहुत प्यारा है, तो OTT में डेफिनेटली तो व्हाई मेरा नॉट। डेब्यूट मेरा हो भी चुका है डेब्यू. अच्छा। आई हैव ऑलरेडी डन दिस डॉक्यूमेंट्री. आई वाज देयर फॉर माय क्लाइंट इंद्रानी, जो डॉक्यू सीरीज थी उसमें मैं थी. दो मेरा फीचर अपीयरेंस था, बट आई वाज रियली अप्रिशिएटेड अ लॉट फॉर. अभी एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, तो मतलब आपको लॉयर बचपन से ही बनना था कि ओवर द पीरियड आगे आगे देखते देखते आपको लगा कि नहीं मुझे कोई डिफरेंट प्रोफेशन चूज करना है? नहीं, मतलब बचपन से तो सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, बट ऑब्वियसली लाइक आई हैव नेवर सॉट हेल्प फ्रॉम माय फैमिली इन माय जर्नी. मैंने जब स्टार्ट किया, द मोमेंट आई बिकेम अ लॉयर, आई स्टार्टेड माय ओन. देयर वाज नो नेपोटिज्म इन माय जर्नी. आई स्टार्टेड माय ओन एंड ओनली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. एक्चुअली मेरा काम सराहा गया जब मैं जस्टिस मेरे ऑर्डर्स, जब मेरे प्रोमिनेंट ऑर्डर्स डिलीवर होने लगे. दे डिडंट जस्ट मेक हेडलाइंस. वो आप लोगों को मीडिया को हेडलाइंस दिखता है, बट अल्टीमेटली क्लाइंट जो अंदर होते हैं और क्लाइंट जो होते हैं उनको दिखता है कि कहीं ना कहीं होप दिखती है उनमें कि अरे इन्होंने इसका कर दिया तो मेरा भी कर सकते हैं. तो ऐसे करके काम बढ़ता है और ऐसे ही किसी का नाम बढ़ता है. तो उस तरह से माई प्रोफेशन इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ एंड ओनली अबाउट हाउ यू डिलीवर इन द कोर्ट, हाउ यू परफॉर्म इन द कोर्ट, एंड अल्टीमेटली इट रीचेज आउट. अब हर क्लाइंट्स को भी पता चलता है कि अच्छा शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ऐसे तो फिर उसी से कहीं ना कहीं मेरी जर्नी शुरू हुई. और फिर मैंने बहुत तो कम, जैसे कि सब लोग कहते हैं, कम एज में मैंने कर दिखाया, कम एज में मैंने अपना प्रूव किया. बिकॉज मेरा कभी आई नेवर हैड एनी प्री कंसीव नोशन. आई नेवर लेट दैट अफेक्ट माई माइंड सेट कि नहीं, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन यू हैव टू स्पेंड 20 years ऑफ योर लाइफ एक्चुअली जस्ट rotting here and there. ऐसा नहीं. According to me, success does not necessarily need to wait. If you're good at your work, if you're really proficient and you're in delivering results, and if you're just if you're skilled enough to actually get results for your clients, you can be successful even at an earlier age in your career. हमारे पास सना एग्जाम्पल है, हमारे पास विराट कोहली एग्जाम्पल है. एग्जैक्टली. हाँ, तो विराट कोहली इस फील्ड में भी हो सकता है. हाँ. दूसरा, अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी पिछले 1-2 हफ्ते से चल रही है इंडिया में. अनिरुद्ध आचार्य हैं, आपने नाम सुना होगा उनका. प्रेमानंद महाराज बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स तो उसकी भरमार है. उनके वर्ड्स को लोग फॉलो करते हैं और लिटरली फॉलो करते हैं. अनिरुद्ध आचार्य से कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी. उन्होंने कहा था एक प्रवचन देते हुए कि आजकल लड़कियां और लड़के भी 4 जगह मुंह मार के आते हैं, क्योंकि लिव इन में ऑलरेडी रह रहे होते हैं, तो वो कहाँ से एक हस्बैंड या एक वाइफ के साथ रह पाएंगे. तो उसी का सपोर्ट करते हुए प्रेमानंद महाराज ने भी सपोर्ट किया कि हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, बट कुछ लोग हैं ऐसे सोसाइटी में जो ऑलरेडी इतने सारे रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं, तो एक के साथ कैसे रह पाएंगे. तो उसके बाद से बहुत लड़कियों ने अपोज किया कि ये कैसे कह सकते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लिव इन को लेकर इंडिया में, क्योंकि लिव इन लीगल है, लिव इन को लेकर खासतौर पर क्या लॉज है इंडिया में? Exactly. The fact is that, see, to each their own, right? Monogamy, अगर कोई monogamy follow करना चाहता है तो that is again their discretion, their choice. किसी को अगर multiple relations में भी रहना, so that's their freedom of choice. वो जैसे रहना चाहते हैं. For especially for these, जैसे जिनका आपने नाम लिया और बोला कि comment करना और कहीं ना कहीं मुंह मारना, इस तरह से derogatory terms use करना is absolutely not called for. Because आजकल की generation में सबका एक constitutional right है. हम सबका एक freedom of choice है, right to dignity, right to live life with dignity, and as per my own choice is also my constitutional right. मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, जैसे चाहे कोई भी लड़का या लड़की, वो भी अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर.
जैसे आपने कहा लिव इन के बारे में, सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई साथ में रह रहा है, एक व्यक्ति, दो जन साथ में रह रहे हैं और उन्हें अगर अपने कॉर्टशिप के पीरियड में, अपने लिव इन रिलेशनशिप के पीरियड में उनके एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी मिल जाती है जो अगर शादी के बाद पता चलती है फिर वो डिवोर्स में बदल जाती है। एंड डिवोर्स अल्टीमेटली, यू सी, वी कांट वॉक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि डिवोर्स इज अ बिग टबू इन आवर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप तो बेटर है ना डिवोर्स ही कहलाने से अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो प्रिवेंट करता है। लिव इन लॉस के बारे में अगर आप कहो तो ये फैक्ट है कि अभी तो ऑफकोर्स दोनों को लीगली अडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। इनफैक्ट देयर हैव बीन जजमेंट्स, देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे 16 ईयर्स के ऊपर भी रहे, बट 16 या 16 के ऊपर भी इट इज़ यूजुअली अज्यूम दैट यू अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता है आपके लिए सही गलत क्या है, तो आप उस हिसाब से अपने लिए फैसला कर सकते हो। तो वहाँ पे भी अगर आप हो उतने मैच्योरिटी के हो और आपको पता है वॉलंटरीली दोनों अगर एक दूसरे को कंसेंट एक दूसरे को कंसेंट देकर साथ में रह रहे हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इवन एज पर कोर्ट्स, एज पर जजमेंट्स ऑल्सो, टाइम एंड अगेन इट हैज बीन हेल्ड, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक जड़ बना देना कि दैट इज द रीजन वाई द मैरिजेस आर डिस्ट्रॉइंग। सी अगेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हैज नथिंग टू डू विद समबडीज पास्ट अल्टीमेटली। सी आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस कि वेयर अ मैन मे हैव लेड अ लाइफ ऑफ डिबॉशरी, जहाँ पे या औरत अगर अपने टाइम पे उसने अगर अपनी लाइफ जी लेड अ वेरी कलरफुल लाइफ, बट देन दे टुगेदर दे आर गोइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड सो थिक इवन आफ्टर मैरिज, बिकॉज अल्टीमेटली they found something to hold on to. So it has nothing to do with their past या उन्होंने ये किया वो किया. In fact, they've had bad live-in relationship experience also in the past, but now together they're going very strong. And I have seen cases where joint arranged marriage हुई है, लाइफ में पहले कभी कुछ था नहीं मगर एक दूसरे के साथ compatibility नहीं और टूट गया, है ना? May have been incompatibility could be due to various factors. For example, like I've had just recent case which was, I mean, it's a little funny case because the guy, it was a love marriage, and of course love marriage है, उसके बाद शादी होती है, फिर शादी के बाद the guy says that the guy actually the wife caught the husband sexting another person. So the husband's explanation is that because you're not good in bed. So of course that didn't go down well with the wife. So wife says okay fine if that's the case. So ultimately see कहीं ना कहीं वो vengeance की भावना आ गई, and then wife also dated somebody, and the guy she probably had coitus with, physical relationship with, the guy goes and tells this husband ki she's really good in bed. So that's the kind of revenge syndrome which is going on now. So if you see अभी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो revenge की भावना आ जाती है, और अगर आप देखो तो this is so implausible कि कहीं ना कहीं love marriage है उसके बाद भी such explanations have been cited to actually when you get caught sexting you tell this to your wife, okay you're not good in bed. तो आपने तो लव मैरिज करी है, राइट? सो और ऑफ कोर्स इनके बीच में हमेशा से ही इन्होंने, मुझे वाइफ ने बताया कि शादी से पहले भी इनके बीच में इनके बीच में फिजिकल रिलेशन था, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की, दिस वाज द रीजन. सो दैट इज द रीजन. अगर आप देखो तो आजकल तो इट हैज सी एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि अल्टीमेटली how much you're ready and willing to hold on to, and how much you're probably, और एक पॉइंट, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जहाँ पे आपको लगता है नहीं बस लेट गो या गिव अप ऑन ये. सो अल्टीमेटली वो जो बचपन हमेशा से कहा जाता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, वो सब तो है ही. आज के ज़माने में वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर एक अटैचमेंट है, क्योंकि वो तब का टाइम था ना कि फीमेल इतना काम नहीं कर रही होती, अब तो दोनों इक्वली काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो हाँ एग्जैक्टली. पर अगर माइंड में एक ये है कि नहीं निभाने वाला एक एटीट्यूड और एक फर्म डिटर्मिनेशन रहता है तो निभा लेते हैं. तो इसी स्टेटमेंट पर दिशा पाटनी की सिस्टर खुशबू पाटनी, उन्होंने भी कहा था कि ये कौन है, मैं उनको जाके 4 थप्पड़ लगाती हूँ. देन उन्होंने बैकआउट कर लिया इस चीज़ से कि मैंने सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य को लेकर कहा था, प्रेमानंद महाराज को लेकर नहीं कहा था. उन्होंने भी कहा कि अगर पहले रहकर एक साथ देख लेते तो इंसान का पता चल जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बात हो जाती है. तो लेकिन फिर भी अगर लिव इन लीगल है तो आज की जनरेशन में जेनजी हम लोग आ गए, जेन अल्फा एंड बीटा आ गए हम लोग, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? अगर इतना ही लीगल है तो सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस भी बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं है? इसमें कोई गलत तो है नहीं. सी समहाउ ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन या जहाँ पॉवर्टी रिडन एरियाज आप देखोगे जहाँ पे वैसा माइंडसेट होगा जो, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है. पर जहाँ अगर आप देख रहे हो कि
अर्बन सोसाइटी कल्चर है जहाँ आप देख रहे हो बहुत एजुकेटेड लोग हैं. सी एजुकेशन चेंजेस योर माइंड, राइट, एंड योर पर्सनैलिटी. तो आप देखोगे वैसी सोसाइटी और वैसे कहीं ना कहीं फैमिलीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली एक्सेप्टेड है. पर कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू इट ऑल्सो. अगर फॉर स्पेशली इफ इट्स फॉर अ गाय, he's just sometimes he could just use that live-in relationship as a way to probably exploit the girl, and having that mindset ki nahi, I'm not going to get married. See, somehow somewhere the girl is really firm with her decision and she knows that okay, I'm devoting myself to him, and she's actually entered into the live-in relationship with a clear mindset ki nahi mujhe to शादी करना है, with a genuine. So what creates the difference is the intention, niyat. कि दोनों में से नियत किसकी साफ है, कौन सच में साफ नियत के साथ इसीलिए रिलेशनशिप में आया कि अगर इफ इट वर्क्स आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन. दिस पर्सन हैज एंटर्ड कि ठीक है, लेट्स हैव फन फॉर सम टाइम, लेट्स जस्ट लिव टुगेदर एंड देन डम्प दिस पर्सन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम. तो ये नियत का डिफरेंस हो जाता है कहीं ना कहीं. कुछ पेरेंट्स ऑब्वियसली बिकम एप्रीहेंसिव क्योंकि अपना खुद का बच्चा है ना, कोई क्यों ही अपनी बच्चों की लाइफ तबाह करना चाहेगा. तो इसीलिए वो नियत अगर साफ नहीं है सामने वाले की, तो फिर ये लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क ऑनेस्टली. पीपल हैज़ टू बी क्लियर. दूसरा, सोनम रघुवंशी और राजा वाले केस को के बारे में आपने सुना होगा. उससे पहले साहिल और मुस्कान वाला केस भी हुआ. आजकल ऐसा देखा गया है, खासतौर पर इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी खासतौर पर बढ़ता जा रहा है कि शादी हो जा रही है, आपके लव मैरिजेस भी हैं, उसके बाद भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जा रहे हैं, और लड़कियां आजकल ऐसा लग रहा है लॉस का एडवांटेज ले रही हैं. एब्सोल्युटली. और उसके बाद हनीमून पर किलिंग हो जाती है, हनीमून पे मर्डर होता जा रहा है, बर्थडे पर बुला के मर्डर होता जा रहा है. तो लड़कों को लेकर, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसे लॉज हैं जो फीमेल को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ऐसे भी लॉ हैं जो मेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से इजीली निकल पाए बाहर? See, I will be very honest with you and I will admit the fact that our law is women oriented actually. In fact, I have been vocal about the fact that domestic violence जो अगर आप देखो तो वो इतना rigid law है. ये statute अगर आप देखो तो मुझे तो इस पूरे act से ही problem है, because इसमें aggrieved woman सिर्फ और सिर्फ औरत, aggrieved person मतलब जो जिसके साथ हिंसा हुई वो सिर्फ और सिर्फ woman हो सकती है. क्या अभी अगर आप सोनम रघुवंशी जैसे केसेस साइट करो, आप अतुल सुभाष जैसे केसेस ले लो, आप इतने सारे अगर एग्जाम्पल्स ले लो, तो क्या आपको नहीं लगता कि नाउ these laws have become redundant and regressive and they definitely need amendment? और आपको नहीं लगता कि ये वुमन को हटा के आपको एटलीस्ट इतना जेंडर न्यूट्रल एक्ट तो मत बनाओ, जेंडर स्पेसिफिक एक्ट तो मत बनाओ, जेंडर न्यूट्रल बनाओ? आपको नहीं लगता कि इसकी खास सख्त ज़रूरत है? तो अगर आप ये सब देखो तो यहाँ पे तो मतलब ऐसा होता है कि आजकल जैसे वेनिजेंस और रिवेंज की भावना में जब जो मैंने आपको एक सर्टेन एग्जांपल दिया अभी फिलहाल, तो वो तो एक छोटा सा एग्जांपल था. अगर आप दूसरे तरह से देखो, द फ्लिप साइड इज की औरतें फिर खींचती हैं आदमी को लिटिगेशन में, ना ही सिर्फ हस्बैंड को, पूरी की पूरी फैमिली, डिस्टेंट रिलेटिव्स जो यहाँ पे बॉम्बे में भी नहीं थे, जो इंडिया में भी नहीं थे, वो उनका भी नाम आ जा रहा है, उनको भी कॉल आता है कि उनके ऊपर FIR. बोलते क्या, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सिर्फ शादी अटेंड करने गए थे, उनके बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ हमें क्या मतलब. उसके बाद FIR में नाम है, एंड देयर एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, फिर उन्हें भागना पड़ता है एंटिसिपेटरी बिल के लिए, कॉशिंग के लिए. तो ये सारी चीज़ें हो रही है ऑफकोर्स. तो अगर तो कोर्ट्स आर ऑल्सो ऑफकोर्स ऑल्सो वेरी केयरफुल नाउ, एंड इसीलिए अभी ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स तो आए हैं कि इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है. ऐसे 498A जैसे केसेस में आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं कर सकते हो, पहले नोटिस देना पड़ता है, इंक्वायरी देनी होती है. पर वहाँ पे भी लोग उन्हें कैसे काफ़ी तरह से उसको भी मिसयूज़ करते थे, बिकॉज 498A 3 years का ऑफेंस है. तो 7 years के अंदर के जो भी ऑफेंस होता है आप नोटिस दे सकते हो हस्बैंड को. तो जब 377 IPC जब तक वैलिड था, अभी BNS की बात नहीं कर रही हूँ, जब IPC में जब तक वैलिड था उसकी 10 years की पनिशमेंट है. व्हाट डज सेक्शन 377 से? सेक्शुअल इंटरकॉर्स अगेंस्ट द नेचर, मतलब यू अंडरस्टूड, लाइक या सो एनल इंटरकॉर्स, तो वो भी एक लगा देते थे एलिगेशन. तो उसमें 10 years का आ जाए तो उनको नोटिस भी नहीं देंगे, सीधा जाके अरेस्ट. समझ रहे हो? इस तरह से मिसयूज़ किया. एक तो ऐसा केस मेरे पास आया था कॉशिंग के लिए, जहाँ पे औरत ने ये भी लगा दिया 377, फिर जैसे ही आदमी अरेस्ट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट आया और उसमें आ गया, प्रूफ हो गया कि कभी एनल इंटरकॉर्स हुआ ही नहीं है. जस्ट इमेजिन, 2 days में बाहर तो आ गया, बट दैट स्टिग्मा, वो जस्ट इमेजिन. तो इस तरह से मिसयूज़ होता है. एंड ऑब्वियसली उनके लिए तो ये है कि जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट देख लो, तो उसमें तो सेक्शन 24-25 क्लियरली सेज कि ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ क्लेम कर सकती है, हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस. क्योंकि अगर वाइफ इज वेल टू डू एंड हस्बैंड इज इन्वेस्टेड हिज एंटायर लाइफ और एवरीथिंग फॉर हिज वर्क, he's given up on his job and he's really invested so much into the marriage, he can also claim maintenance basis the earning status and income of the wife. So and unfortunately हमारे इंडिया में
ये जो प्रीनuptial अग्रीमेंट वो इट्स नॉट लीगली रिकग्नाइज, तो आप प्रीनप भी नहीं करवा सकते हो शादी से पहले। हाँ, शादी से पहले दोनों कपल्स को एक साथ बैठ के कुछ ना कुछ बैठ के बातें करनी चाहिए। आई थिंक उसके लिए भी तो लॉज होंगे ना, कि अगर कपल शादी करने जा रहे हैं, वो इतने साल मतलब आगे की पूरी ज़िंदगी साथ बिताने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ लॉज ऐसे होंगे जिसमें आगे की चीज़ें डिसाइड हो जाए। अगर इन केस फीमेल जो है वो उसको कसूरवार ठहरा रही है मेल को, तो मेल के पास भी बचने के लिए कुछ राइट्स हों, और सेम वे विद फीमेल होता होगा ये भी। एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल कि अभी यूजुअली देखो अभी फिलहाल तो बिकॉज एज आई ऑलरेडी एडमिटेड कि इतना ज़्यादा विमेन ओरिएंटेड लॉ है, तो मैं यूजुअली हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ जब बिल्कुल भी एप्रीहेंशन भी होता है हस्बैंड्स को कि यू नो कि अगर ये थोड़ा इस वर्ज पे जा रहा है, ये उस मोड़ पे जा रहा है जहाँ पे उनको धमकी आने लग जाती है, दे कैन इमीडिएटली इंटीमेट द अथॉरिटीज़ कि दे हैव एप्रीहेंशन दैट अ फॉल्स केस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, बिकॉज इन सर्टन केसेस वेयर आई एम डिफेंडिंग द हस्बैंड, सो आई इंश्योर कि इमीडिएट एक उन्होंने यू नो DCP कमिश्नर हर जगह उन्होंने लेटर भेज दिया है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दिया है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है, ये फॉल्स केस 498 हो और DV हो वो कर सकती है, और वो कंप्लेंट करवा दे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरह से मुझे टॉर्चर कर रही है। कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि वाइफ्स हैव बीन वेरी डिमांडिंग, दे से दैट नो आई विल नॉट लिव विद योर ओल्ड एलिंग पेरेंट्स, आई एम नॉट गोना टेक केयर ऑफ देम, you house them, send them to old age house, I want to live here alone with you, register this house in my name, otherwise I'll file a false case. इतना डिमांडिंग नेचर हो जाता है कभी कभी, कहीं कहीं तो इतना प्राइम, और ऑफ कोर्स देन दे से अदरवाइज यू आर अवेयर कि 498 है DV है, तो इतना अगर खौफ आप पैदा कर दोगे आदमी के मन में लॉ को लेके, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैरिज अगर आप देख रहे हो, पीपल आर लूजिंग फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज फॉर अ रीजन. Why? They are Because unwilling to get married now. exactly now if you see there is a recent judgment of the Supreme Court now which says कि बच्चा चाहे जिसका भी हो, सिर्फ फादर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी बच्चे की, चाहे वो हाँ वाइफ का बच्चा अगर वो बॉयफ्रेंड से भी हो तो कुछ कुछ ऐसे जजमेंट्स भी आ रहे हैं. सी आई एम नॉट सेइंग दैट दिस जजमेंट इज रॉन्ग, बट आई एम सेइंग समवेयर यू नो सर्टन जजमेंट्स कुड इवोक फियर in the minds of husband, you know, regarding the marital institution per se. दूसरा ये मैंने देखा है कि बहुत सारे आजकल केसेस देखे जो एकदम वियर्डेस्ट रीज़न है डिवोर्स के. अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें फीमेल ने कहा, शायद उनकी लव मैरिज हुई थी, बाद में फीमेल ने कहा कि मेरा हस्बैंड बहुत सीधा है इसलिए मुझे इससे डिवोर्स लेना है. तो इस तरह के केसेस में कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लॉयर हैं, इस तरह केसेस आप देखते हैं डिफरेंट. I will never even take up a case like this. इतना frivolous और इतना stupid case तो मैं I'm not going to take up जहाँ पे अगर कोई औरत मुझे आके बोलेगी कि listen my husband is very सीधा so I want to divorce this man. See I usually I don't take up any case and every case that comes up to me. अगर ऐसा मैं करूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी, because of course I'm flooded with touch wood, I'm flooded with cases, so I have to ensure that you know कि मैं सिर्फ जहाँ मुझे लगता है कि which you know aligns with my principle, aligns with my moral values and aligns with what is right, you know, that righteous feeling in my head, only I'll take up those cases. So I bifurcate, you know, cases basis this in my head also, and then I differentiate and I take up and accept cases. But you know I really feel very bad for the husband. जैसा आपने जो केस साइट किया, अगर ऐसा है कि अगर हस्बैंड सीधा है और आपको नहीं, तो you really deserve red flags and you deserve those kind of guys. So वो कंटिन्यू कर सकती है अपनी रेड फ्लैग्स वाली यू नो पैटर्न के साथ. देन समहाउ इट्स इनफैक्ट अगर आप देखो तो द हस्बैंड इज सेव्ड, you know, husband बच गया. अगर even if the wife has dumped him momentarily, he might be a little, you know, he might be under trauma, पर वो कहीं ना कहीं रहेगा ना फॉर लाइफ लॉन्ग की. नॉट फॉर लाइफ, वो मोमेंटरी ट्रॉमेटाइज रहेगा ना, पर अगर जिंदगी बितानी पड़ जाती है ऐसी औरत के साथ तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती. तो इसीलिए यू नो द हाइंडसाइड इज कि उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए मोमेंटरी था, उन्होंने ऐसे बोला, फिर अल्टीमेटली ही विल फाइंड समबडी यू नो हु इज वर्थ हिज कैलिबर, हु इज वर्थ हिज टाइम, एंड हु विल नॉट बी लाइक समवन लाइक ये जो है ये जो है इनको अपने रेड फ्लैग के साथ उनके पैटर्न कंटिन्यू करने दो. शी कैन जस्ट यू नो कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय हर लाइफ विथ हर पैटर्न एंड ही इज सेफ is what I feel. वैसे इंडिया के कुछ लॉ मतलब कुछ केसेस एग्जांपल भी सेट करते हैं. जैसे कल राजस्थान हाईकोर्ट ने, कल ही का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कपल की मैरिज हुई थी जिसमें पत्नी ने अपनी बीमारी छिपाकर शादी की थी. उसके बाद उस पर पति पर एलिगेशन लगाए थे, उसकी फैमिली पर भी एलिगेशन लगाए, डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन लगाए, मैरिटल रेप के एलिगेशन लगाए. लेकिन जब मामला पूरी छानबीन के बाद सामने आया तो कोर्ट ने उस शादी को शून्य कर दिया, मतलब ये वॉइड हो गई है. तो इस तरह केसेस भी एग्जांपल है कि हाँ, because it's like suppression of material facts, right? Which could probably hamper anybody's marital life. So that's why I always suggest, you know, you need to be very transparent about material facts, at least so far as चाहे वो आपके you know कोई disease हो या जो भी हो, if somebody has to accept you, they'll accept you entirely.
अगर आप बिकॉज द मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी लेड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ लाइज, उससे आप झूठ से शुरू करोगे तो वो अल्टीमेटली टूटनी है। इसीलिए शुरू में जो भी आप क्लियरली सब कुछ बता दो, चाहे जो भी हो। नहीं एक्सेप्ट किया तो ठीक है, वो कुछ टाइम की बात है, बाद में आपको लीगल बैटल लेके जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, मीडिया में आना, हर जगह पब्लिसाइज होना, आपकी कहीं ना नहीं, कहीं बट उसका इंटेंशन तो यही रहा होगा ना, उसने जब डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगा रही, पूरी फैमिली पर भी लगा रही, उसका इंटेंशन तो शुरू से ही रहा होगा कि बाद में मुझे एलिमनी के नाम पर कुछ पैसे हड़पने हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ। तो वो तो मेलिशियस इंटेंशन से हुआ, इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो वो एक लीगल अनॉमली भी हो जाती है ना, कि कहीं ना कहीं वो उनके दैट केम टू द हस्बैंड्स रेस्क्यू, कि मटेरियल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स वहाँ पर वो हो गया। पर ऐसा ये दिस इज़ नॉट जस्ट वन केस जो आप बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं पब्लिसाइज हो गया, मीडिया में आ गया। ऐसे तो मतलब 70-75% केसेस तो ऐसे ही होते हैं एक्चुअली, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंटेंशन से अगर बिकॉज सी माई व्यू इज़ वेरी क्लियर कि नाउ टुडे we live in a society where you have access to education, where you have access to equal opportunities. So why do you consider yourself as a person just because by the virtue of the fact that you're a woman, you did not consider yourself as a dependent on a man and only आपकी लाइफ आप ऐसे ही मत बिता दो कि नहीं मैं एक औरत हूँ, मेरे को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, मैं इससे शादी करके इस पर डिपेंड होकर इसके पैसे हड़पूँ। वो आप माइंडसेट मत रखो। आजकल का ज़माना बहुत एडवांस्ड है, आपको भी एक करियर ओरिएंटेड पर्सन बनो, आप अपने पैर पे खड़े हो। आप ये सोचो कि मैं खुद अपनी लाइफ में कैसे उठूँ, ये नहीं कि इसको गिरा के कैसे उठूँ। वो बिल्कुल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आप इसी से शादी की सफलता का भी कहीं ना कहीं बिगेस्ट सीक्रेट आजकल ये भी है कि यू नो हस्बैंड वाइफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हु लीडिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लाइफ एंड दे नॉट नेसेसरली बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इमोशनली येस, बट अगर फाइनेंशियली अगर हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इसलिए शादी से पहले फाइनेंसेस को लेके डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, करियर गोल्स को लेके, या फिर बच्चे को लेके कि वेदर यू नो दिस पर्सन वांट्स अ चाइल्ड। शादी के बाद वो धक्का नहीं लगना चाहिए, यू आई डोंट वांट अ चाइल्ड, वो आप शादी से पहले क्लियर करो। क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है कि शादी के बाद आदमी बोलता है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, या औरत बोलती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और ये चीज़ें शादी से पहले क्लियर ही नहीं की गई थी। तो इसीलिए दीज कॉन्वर्जेशंस आर वेरी क्रूशियल। बट ओवर द ईयर्स लड़कियों ने तो इसका फ़ायदा उठाया ही है। आप But then there are, of course, see, there are genuine cases also of domestic violence. We cannot really brush aside saying कि लड़कियां बहुत हमें उन्हें villain नहीं दिखा सकते on this basis. See, there are actually genuine cases of domestic violence, genuine cases of cruelty also, which is a fact. जहाँ पे आदमी सच में traumatized torture करते हैं, and somehow these legislations are welfare legislations. DV Act हो गया या 490 ये सब आया था औरतों के हित में, because considering बहुत साल तक हो रहा बहुत था। साल वो considering the number of cases, you know, जो इतने बढ़ते जा रहा बहुत था ज़्यादा volume में इतना, थे। तो इसीलिए वो देख के यहाँ पे तो ऐसा भी होता था कि अगर औरत प्रेग्नेंट हुई है और पता चला कि बेटा नहीं बेटी है, तो बच्ची को दफना दिया जाता था, यू नो, या तो वूम को ही किल कर दिया जाता था, या फिर अगर औरत कन्या नहीं, भ्रूण हत्या हाँ, बहुत ज़्यादा अगर होती है। औरत नहीं मानती तो औरत को ही जान से मार डाला जाता था। तो अगर इस तरह के ऐसे हैवान हस्बैंड्स भी हो रहे थे और इस तरह के केसेस, यू नो, इतने हीनेसनेस बढ़ रही थी, तो इसीलिए, पर कहीं ना कहीं इसीलिए व्हाट आई फील कि बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट जस्ट put the entire pressure of put the entire pressure on the husband monetarily, financially and even emotionally also, इस हद तक कि कहीं ना कहीं उनको थ्रेटन फील हो शादी के बाद कि अरे ये सारे एक्ट्स है तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अगर मैं कल को कुछ भी करूँ तो उनको धमकी जैसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं कल को ये केस कर सकती है, वो केस कर सकती है। इसलिए वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो जेन्युइननेस के लिए वो यू नो एक प्रॉपर थरो इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। बस ऐसा नहीं कि लिया केस और जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पुलिस को भी कि इट्स अ केस ऑफ वेनेजेंस, इट्स अ केस ऑफ रिवेंज। आप FIR पढ़ोगे आपको समझ जाएगा। इवन अ पर्सन विथ ऑफ अ कॉमन प्रूडेंस, यू नो, जो बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो कम से कम पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स और जजेस तो एटलीस्ट दे आर नॉट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स ना, उनको तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही सेंस होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड। वो बेसिक कॉमन मैन को भी समझ जाएगा कि ये झूठा केस है, तो कम से कम ऐसे केसेस को तो आप मत बढ़ावा दो। ये मेरा कहना है। एक बहुत चर्चित केस रहा है मीडिया में कुछ साल पहले, शीना बोरा हत्याकांड, जिस पर सारे एलिगेशन इंद्राणी मुखर्जी पर थे। हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इंद्राणी मुखर्जी बाहर आ गई है, लेकिन एज ए लॉयर आपने उस वक्त कितना चैलेंजिंग पीरियड फेस किया, या फिर लोगों से की तरफ से कोसना वाली चीज़ें सहन की, या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आपकी फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से? आपने इंडिविजुअली उस केस को कैसे हैंडल किया? मुझे तो सी ऑनेस्टली ऑफ कोर्स जस्ट व्हेन आई टुक अप द केस मेनी पीपल वर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ माइन, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग वेरी वेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टच इन माई करियर, एंड आई यूजुअली ऑलवेज गेट 100% रिजल्ट। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं हमेशा इंसाफ दिलाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और यूजुअली पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। सो पीपल वर ऑफ कोर्स टेलिंग मी कि
ये इसमें तो 100% शी इज़ नॉट गोना कम आउट, तो आप ऐसा केस क्यों ले रहे हो जिससे आपका करियर खराब हो सकता है, और यू नो शी इज़ डेफिनेटली डन इट, सो आई एम नॉट सो जजमेंटल And that must be starting of your career, right? आई वॉज अ स्टूडेंट व्हेन इंद्रानी गोट अरेस्टेड, तो मैं तो स्टूडेंट थी, तो जब मैं लॉयर बनी ही थी और बस उसके 1-2 साल के अंदर ही शी अप्रोच्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड मी टू डिफेंड हर with this case. So when I took up the case, so see, I did not just say yes directly when she called me, and I did not say कि हाँ ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं कर दूंगी. I told her you send your files across. So I went through her files. When I went through entire evidence, because 67 witnesses had already been examined, and I found a lot of loopholes. You know, बहुत सारी discrepancies मिली मुझे forensic evidence में, material facts में contradiction मिला deposition of witnesses में. तो जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, this is a case where I know legally, you know, because after my own legal research thoroughly everything, you know, by dissecting the forensic evidence, पूरा चार्ट जो 3-4 हज़ार की पेजेस की थी, जो मैंने 2 दिन में कुछ कंप्लीट करी, 1 दिन में ही कंप्लीट करी, और मैंने पढ़ के इतना तो मुझे समझ में आ गया दैट यू नो शी इज़ नॉट डन इट. सो बेसिस माई थियोरी फ्रॉम माई perusal of the charge sheet is what I arrived at this conclusion. So then फिर वो media bias, media judgment and everything just collapses, you know. Then I don't care what the world has to say. अगर मुझे पढ़ के ऐसा लगता no, it's a very weak case and this lady has done it, then I would have refused. Simple, you know, for me. Because for me, see, I have been getting high profile cases right from the beginning, and I think she also approached me because she saw my result in certain other high profile cases where I was able to yield victory and results. So she immediately approached me. So for me, it was not a big deal कि अरे कोई high profile case. For me, it was more about, you know, securing justice for a woman who is languishing inside since 6.5 years. When she approached me, वो already 6-6.5 साल से अंदर थी. फिर मैं जब when I was onboarded, उसके बाद मैंने उनको 3 महीने में बाहर निकाला. तो ऑफकोर्स मेरा तो अप्रोच बहुत डिफरेंट था. यू नो, आई नॉट ओनली, मैंने सिर्फ मेरिट्स को नहीं, मैंने हर चीज़ को अपने डिफेंस में लिया, इवन हर एज, इवन हर बीइंग अ वुमन, यू नो, एंड फॉर द फैक्ट दैट शी इज़ अ लेडी, एंड यू नो हर मेडिकल कंडीशंस भी थे कुछ, और फिर ऑफकोर्स सो मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस जो डेपोजिशन हो रहे थे. तो ये जो यू नो कई बार उनका केस इस वजह से बहुत यू नो वीक माना जाता था कि इतने सारे विटनेसेस हो चुके हैं, ट्रायल शुरू हो चुका है, तो फिर इनको बाहर नहीं आना चाहिए. तो मैंने बताया कि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि इतने सारे विटनेसेस बाकी है, सिर्फ इतने विटनेसेस है वो मत देखो, इतने बाकी है, और वो कब तक होंगे उसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो क्या तब तक ये अंदर रहेंगी? So of course you have to see, you cannot incarcerate a person for time immemorial, especially when the person is under trial. अभी तक वो convict नहीं हुई है, so she is presumed to be innocent ना. तो जब तक आप कब तक उसे अंदर रखोगे? और फिर ऑफकोर्स मैंने सारे मेरिट्स पे तो सारे पॉइंट्स बताए ही, तो सब कुछ यू नो कंसिडर करते हुए उन्हें बेल मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी. और उसके बाद फिर ऑफकोर्स जब से वो आई है, शी इज़ ऑल्सो गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, शी इज़ रिटन अ बुक, शी इज़ डूइंग शोज, एंड आई ऑलवेज यू नो अप्रिशिएट, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड चीयर अप फॉर हर. सो कहीं ना कहीं मैंने उनकी लाइफ को बिल्ड होते हुए देखा है. शी ऑफकोर्स शी इज़ ऑलवेज बीन वोकल दैट शी ओज हर फ्रीडम टू मी, बट आई जस्ट फील दैट इट्स जस्ट यू नो इट्स for me it's very gratifying, because when something like that happens, I think that feeling is inexplicable. You can't compare it with anything else. मतलब वो एक अलग ही victory when you see somebody, when somebody tells you कि I owe this life to you, I owe this second life to you. So वो एक बहुत ही वो एक इमोशनल पार्ट भी हो जाता है. आप किस तरह अपने केसेस को कंसिडर करते हैं? क्या देखकर आप केसेस लेते हैं? कि अगर नॉर्मली देखा जाता है कि लॉयर्स ऐसे होते हैं जो अगर कोई जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं, और ख़ासतौर पे हाई प्रोफाइल केसेस जो मीडिया में इतना उछाला जा चुका है, कई सालों तक उस पर हेडलाइंस और टिकर्स बन रहे होते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो लॉयर के लिए भी हो जाता होगा. मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट इतना नहीं होता, बिकॉज आई एम यूज टू दिस. ऑनेस्टली मुझे तो पता ही है कि मीडिया से कैसे टैकल करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है. ऑनेस्टली आई एम क्वाइट आई हैव द टैक्ट ऑनेस्टली, एंड आई ऑलवेज इंश्योर कि मेरा जो स्टेटमेंट जो है बहुत रिस्पॉन्सिबली जाता है. एंड यू नो जो कट टू कट जो इन्फॉर्मेशन आउट होनी चाहिए उतनी जाती है, जितना रिटेन करना है, जितना विथ होल्ड करना है उतना मैं करती हूँ. और बाकी मैं अपने क्लाइंट्स को भी, आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट देम. आई एम लाइक द शील्ड एक्चुअली ड्यूरिंग while the case is ongoing. So according to me, see, I don't take the pressure into my head, because I honestly, as you know, I believe that for an efficient lawyer, battles are not won in the newsroom, right? Battles are won in the courtroom. So for me, everything is courtroom. मीडिया रूम में क्या बोला जाता है, हेडलाइंस में क्या बोला जाता है, इट्स ओके. यू नो, पीपल मे गेट अफेक्टेड, पीपल मे गेट कैरिड अवे. टू अ सर्टन एक्सटेंट ऑफ कोर्स इट हैज़ द एबिलिटी टू इवन यू नो अफेक्ट द फेट ऑफ द केस ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज जुडिशरी यू कैन नॉट डिनाई कि जुडिशरी भी तो ह्यूमन्स ही है ना. कहीं ना कहीं इतना मीडिया में उछाला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन जाएगा क्योंकि शी इज़ अ मर्डरर. बट ऑब्वियसली आई एम सो
I'm also, elated about the fact that our Indian judiciary is also very welcoming. Indian judiciary बहुत केयरफुल रहती है और वो कहीं ना कहीं एविडेंस को ज़्यादा प्रॉम्प्ट वेटेज देती है, ना कि मीडिया आर्टिकल्स को. अदरवाइज तो हर इंसान कन्विक्ट हो जाता, हर मीडिया अक्यूज तो जिस तरह से केस सेंसेशनलाइज होता है हर इंसान कन्विक्ट होता. बट क्योंकि जुडिशरी ज़्यादा वेटेज एविडेंस को देती है उस बेसिस पे, और हमारे आर्ग्यूमेंट सब एविडेंस ओरिएंटेड, मेरे जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो सब एविडेंस के ज़्यादा, Basis पे होते हाँ, फैक्ट बेस्ड एविडेंस बेस्ड होते हैं, ना कि मीडिया रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए. तो इसीलिए आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट अबाउट द रिजल्ट एंड अबाउट द आउटकम इन माई केसेस. ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था क्योंकि जैसे निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद से एवरीबडी न्यू कि ये 4 से 5 जो आरोपी है इन्होंने रेप किया है सारी चीज़ें. बट उसके बाद भी उनका केस जिस लॉयर ने रहा उन्होंने बोला मैं इनको बचा के रहूँगा, इन्होंने कुछ नहीं किया. बाद में उन्हें फांसी भी हुई. दूसरा जो केस इंडिया में ज़्यादातर मीडिया में हाइप बना रहा वो था सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस, जिसमें रिया चक्रवर्ती को मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया में, हाँ, बहुत ज़्यादा वो किया गया. और उसके बाद से उनका करियर भी कई सालों तो वो 1 महीना जेल में भी रही, उनका भाई भी जेल में रहा. तो एक तरह से देखा गया कि फीमेल को, या फिर क्योंकि सिर्फ वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा आरोप भी लगने लगे और काफ़ी निकलना भी उस चीज़ से उनको मुश्किल हो गया था. बाद में उन्होंने आके बोला भी कि मैं सच्ची थी, इससे मैं बाहर आ गई. तो इस तरह के केसेस हो जाते हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है. उसके बाद लॉयर्स भी डरते हैं, सोचते हैं कि इन केसेस को लेना भी चाहिए कि नहीं लेना. सी, जैसे बात रही निर्भया जैसे केसेस की, तो आई एम रियली, जैसे प्रिंसिपली आई विल नेवर टेक अप अ रेप केस जहाँ मुझे पता है जेन्युइनली देख कर कि ये एकदम प्राइमा फेसी रेप केस है. कुछ रेप केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, लड़का लड़की अच्छे बहुत टाइम तक उनका अफेयर था, ब्रेकअप हो गया तो लड़की रिवेंज में रेप केस कर देती है, जहाँ दैट दिस इज नॉट अ केस ऑफ रेप, दिस इज अ केस ऑफ सार, रिलेशनशिप गॉन सार. तो वो एकदम हीनियस था. तो वो इतना हीनियस था. तो ऐसे केसेस तो ऑनेस्टली अगर कोई मुझे से, आई हैव ऑल्सो बीन ऑफर्ड दिस केस, जो जैसे एक बाबा है जिनको मैं आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट एवरीबडी नोज, वो अभी तक अंदर है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पर उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया. एक टाइम पे वो लेजेंडरी बाबा थे. तो उन्होंने मुझे, आई वॉज ऑफर्ड XYZ अमाउंट ऑफ मनी, इतना जिसका कोई हिसाब नहीं. मुझे ये ऑफर दिया गया. आई वॉज इनफैक्ट टोल्ड कि आप बस लड़ो, आउटकम चाहे जो भी हो, यू जस्ट आर्ग्यू, यू जस्ट फाइट फॉर अस, बिकॉज दे वर लाइक कि रिगार्डलेस द आउटकम विल पे यू. बट आई जस्ट रिफ्यूज बिकॉज माई मोटिव इज नेवर बीन मनी. I come from a good family background and money was never my motive to drive कि मुझे money के लिए काम करना है. It has to align with my principle as I always stated. तो आई रिफ्यूज, एंड वो आज तक अंदर है, वो अभी तक बाहर भी नहीं तो है. उनको ये लगता होगा ना कि अगर कोई फीमेल लॉयर मेरा केस लड़ती है तो मुझे एक इमोशनल वैल्यू जो उसके फॉलोअर्स से मिलनी चाहिए वो मिलेगी, इसलिए भी तो अप्रोच करते होंगे वो फीमेल लॉयर्स को. See, it has nothing to do with my gender and my followers. It more, of course, more so it has to do it has Probably from their do side. with my skill and my efficiency maybe. See, female तो बहुत सारी lawyers हैं honestly, और followers का तो मैं नहीं जानती किसके क्या है, पर मेरी efficiency is what actually I think differentiates me from the rest of the lawyers. It's because they know कि जब मैं कोई केस लेती हूँ तो मैं किस तरह से रिसर्च करती हूँ, किस तरह से I fight and किस तरह से I argue, which is very different from the rest of the lawyers. So that kind of sets me apart. तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे, दे वांट टू ऑनबोर्ड मी, एंड फॉर 7-8 months, गुड 7-8 months दे वर बिहाइंड मी कि नहीं आप ले लो. बट नो, डिस्पाइट ऑफ दैट मॉनिटरी टेम्पटेशन आई डिड नॉट गिव इन, बिकॉज फॉर मी इट्स ऑफकोर्स मोर, इट हैज, बिकॉज मुझे भी कॉन्शियंस तो मेरा कम से कम है कि मेरे पास, मैं ऐसा नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं इतना समझ में आता है मुझे कि अगर एक हीनियस रेप केस है तो चाहे जो भी हो, आई विल नेवर एवर टेक अप दैट केस नो मैटर वॉट. तो इसीलिए निर्भया वाला तो एग्जाम्पल ही अलग है. मगर आप जैसे रिया की बात करें तो रिया वाले केस में आई एम ऑलरेडी देयर फॉर, आई एम डिफेंडिंग द co-accused इन द सुशांत सिंह राजपूत केस. कोई NRI है, करण सजनानी इज फ्रॉम लंडन, आई एम ऑलरेडी डिफेंडिंग हिम, आई एम डिफेंडिंग मेनी अदर्स, आई हैव ऑलरेडी डिफेंडेड. तो इसीलिए ये केस से मैं ऑलरेडी हूँ, आई एम ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द केस. या सो अगर आप देखो तो ये सी रिया के बारे में भी अगर आप बोल रहे हो कि रिया का ये हुआ वो केस से ज़्यादा अगर आप देखो तो केस तो चलो FIR हुआ, पर जिस तरह से सर्टन सेक्शन ऑफ द मीडिया स्पेशली you are aware of which channel I'm talking about. yes. जिस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया, घर के बाहर उनका निकलना मुश्किल कर दिया गया, वो तो एब्सोल्युटली वायलेटिव ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. वो तो वैसा केस हो गया कि वो तो अगर आप देखो तो शी कुड हैव इजीली रजिस्टर्ड अ केस ऑनेस्टली अगेंस्ट दोज मीडिया चैनल्स. जिस तरह से उनको इतना ट्रॉमेटाइज किया गया, तो उनका तो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी हैम्पर कर दिया गया. उन्हें तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते इस तरह से. हाँ,
तो इसीलिए तो वो अगर आप देखो तो केस तो ठीक है, केस तो अपने हिसाब से चलता है। केस एक बार एफआईआर हुआ है, फिर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो अंदर गई, फिर वो बाहर आ गई। पर जो वो एक मीडिया ने एक स्टिग्मा बना दिया रिवॉल्विंग अराउंड हर। हाँ हाँ, सब कुछ सारे आरोप रिया चक्रवर्ती पे ही मत दिए गए कि वही किलर है। एग्जैक्टली, बिकॉज द पर्सन हु डाइड वाज नॉट सम अंडर एज, नो, वो ऐसे 15-16 साल का बच्चा तो नहीं था, वो खुद भी बहुत काफ़ी अच्छी उम्र का था, एक एडल्ट था, person who had freedom of choice, who knew the consequences of his act, who had sufficient maturity of understanding, उसको पता था कि ये इसके लिए सही है, इसके लिए गलत है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो उसको कुछ खिलाया पिला नहीं सकता या कुछ करा नहीं सकता। इंसान भी अपनी होशो आवाज़ में कुछ लेता या करता है ना। तो इसीलिए तो अगर आप एक पब्लिक रैम्पेज हो जाता है, एक बिकॉज ऑफ अ सर्टन इमोशनल कनेक्शन की किसी फैंस लोग का है एक स्टार को लेके, तो आप कम से कम ये भी याद रखो कि ठीक है, जो भी है, अगर ये इंसान, ये भले ही स्टार बाद में, उससे पहले तो इंसान है, और इंसान है तो उसके पास भी दिमाग है, वो कोई बच्चा नहीं है जिसको यू कैन स्पून फीड, आप बोलो ये करो तो वो करे, ये करे तो इसलिए यू कैन नॉट रियली फॉइस्ट हिज डेथ ऑन समबडी एल्स बेसिस कि हाँ इसके वजह से ये मरा है, इसके वजह से ये हुआ है। वो जो भी है, वेदर इट्स अ suicide or whether it's a murder or whatever it is, ultimately वो जो भी है that investigating authorities will figure out, they're still figuring out, और जो भी है वो अपने हिसाब से लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेगा। पर आप एक इंसान को पकड़ लो just because she was temporarily in a relationship with this person, और उसकी ज़िंदगी भी इतनी ख़राब कर दो, वो तो चलो this person is strong enough to actually survive this, वरना इस तरह से उसको आप प्रेशराइज करो कि वो भी इंसान अल्टीमेटली ends up committing suicide, तो फिर क्या ही है हमारी सोसाइटी। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने तनुवेट मनु के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भी रिसेंट, उस केस के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो पूरा केस क्या है, एक तो आप वो बताइए, और दूसरा ये जानना चाहती थी मैं आपसे कि किस तरह आप मतलब मोस्टली केसेस जो उठाते हैं, जैसे आर्यन वाला केस हुआ, जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वो उठाते हैं, और कितना मतलब मेरे पास आते हैं, मैं तो उठाती नहीं, उठाते इन द सेंस यू गेट सो मेनी केसेस, रॉन्ग टर्म। हाँ, तो वो वाली जो भी केसेस आप पिक करते हैं, तो एक तो हाई प्रोफाइल रहते ही हैं, और इतना ज़्यादा मीडिया हाई बनी ही रहती है, और उसके बाद आपका परसेंटेज अभी तक 10/10 रहा है, मतलब मोस्टली केसेस आपने जीते ही हैं, तो वो क्या है, उसके पीछे किस तरह की स्टडी रहती है? आपने शुरुआत कौन से केस के बारे में? हाँ, तो तनुवेट मनु प्रोड्यूसर की जो मैंने अभी फ़िलहाल करवाया है क्वॉश एफआईआर, वो तो मतलब ऐसा था कि सिविल डिस्प्यूट जैसा केस था, जिसको एफआईआर में तब्दील कर दिया गया था, और वो इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट में गया था, बिकॉज वो वहाँ पे ही फाइल हुआ था, रजिस्टर कंप्लेनेंट वहाँ का था। मेरे क्लाइंट जो है शैलेश, वो तो बॉम्बे के थे, बॉम्बे के हैं, तो बट फिर उसके लिए मैंने उनका पहले ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल कराया, बिकॉज मैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर इस इंसान के अगेंस्ट एफआईआर हुआ है दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में, और वो यहाँ पे रहते हैं, तो जब तक वो ही डजंट गेट सफिशिएंट टाइम टू हायर अ लीगल टीम देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो यहाँ पे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल डाल सकते हैं। पहले हमने वो डाला, फिर वो अलाउ हुआ, फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली क्वॉशिंग के लिए डाला इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज ने हमारे ऊपर ये कंडीशन डाल दिया कि आप इतना अमाउंट भरो और फिर हम आपको स्टे देते हैं। सो आई चैलेंज्ड, और उन्होंने ऐसे स्टे दिया, सो आई चैलेंज्ड दैट ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने दिस यू कैन नॉट, आप बिकॉज कोर्ट्स कैन नॉट बिकम अ क्रिमिनल मशीनरी, आप ऐसे रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते हो ना कि आप पैसे निकालने के लिए आप इम्पोज करो ये कंडीशन। तो फिर ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा लैंडमार्क रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है, जो अभी नाउ इट्स लाइक अ लैंडमार्क जजमेंट, इट विल बी साइटेड फॉर टाइम इमेमोरियल फॉर इन सच सर्टन सॉर्ट ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ केसेस, जहाँ पे आप डिस्प्यूट है, अग्रीमेंट वाले डिस्प्यूट है, इनका ओरल अग्रीमेंट है। मूवी थी लेडी किलर, उसको लेके हुआ था, अच्छा, जो विच अंडर परफॉर्म, अर्जुन कपूर की कोई मूवी आई थी, अंडर परफॉर्म, तो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा, ऐसा उनका एलिगेशन था, तो इट कुड नॉट बी रिटर्न बिकॉज द मूवी वो अंडर परफॉर्म, तो अल्टीमेटली वो अग्रीमेंट हुआ था उनका ओरल। तो ऐसा नहीं है, उनका जो भी है देवर इन टॉक्स, और उसके बाद उनकी बात चल रही थी, तो इमीडिएटली उन्होंने एफआईआर ही कर दिया। सो विच इज़ सो ये कहीं ना कहीं ये मीडिया इंडस्ट्री में आप अगर यही एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते जाओगे तो फिर तो किसी का काम करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सबका ऐसे ही होता है। यहाँ पे हर चीज़ प्रॉफिट और लॉस के ऊपर तो बेसिस डिपेंड होता ही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको गारंटीड रिटर्न्स ही आएंगे, है ना। इफ द मूवी इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म, द मूवी विल बॉम्ब, सो द प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स हैज़ टू बाय सम टाइम, राइट, टू इवन रिकवर जो लॉसेस के लिए हो सकता है, फिर उसको कुछ पैसे दूसरों जो इन्वेस्टर्स को भी रिकवर करवाने में टाइम लगता है। पर आप ऐसा हेस्टी एटीट्यूड लेके एफआईआर अगर आप लॉन्च करवा दोगे तो फिर ऐसे आप यू आर मिस यूजिंग द क्रिमिनल मशीनरी, यू एक्चुअली दिस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। आप
अब्यूज़ कर रहे हो हमारे लीगल सिस्टम को। तो वो एक चीज़, इसीलिए यू नो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो केम डाउन वेरी हेविली ऑन दिस, और उन्होंने भी बहुत यू नो उस चीज़ के बारे में कहा कि बोलते कहते हुए कि दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू नो, ये जो होता आ रहा है, यू नो, एवरी बिकॉज इट्स अ सेटल्ड लॉ कि आप इस ऐसे केसेस में आपको एफआईआर नहीं रजिस्टर करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ विच एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा कंडीशन भी इम्पोज किया है, तो वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट पास हुआ जहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी एफआईआर ही क्वॉश कर दी। और And आर्यन वाला somehow it केस, sets a very good precedent, you Yes, know, yes, for yes. in the media fraternity also, because somehow everybody has to deal with contracts, agreements. So it averts any such future anomaly, any such future you know problems. आर्यन वाले केस में तो ऐसा था कि ऑफ कोर्स जब अगर आप देखो तो ये बिकॉज इट वाज आर्यन खान केस, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। अदरवाइज नो रिकवरी जैसे केसेस में जहाँ पे कुछ रिकवर नहीं हुआ है, कोई ड्रग्स नहीं मिला है, ऐसे केसेस में अगर आप देखो तो बेल रिजेक्ट हो रहे थे लोगों के। तो इसीलिए वो उस टाइम पे तो इस, और यू नो ऑल मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर अरेस्टेड अमंग्स दोस 20 पीपल वर ऑल यंग इंडिविजुअल जिनका पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने जब बेल आर्ग्यू किया तो उस टाइम पे मेरा मेन आर्ग्यूमेंट तो यही था कि आप ऐसे लोगों को उठाकर बंद कर रहे हो जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और जिनके पास कुछ मिला नहीं है, कोई ड्रग्स भी, यू नो, नथिंग हैज़ बीन फाउंड, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशन ऑफ सम सिंडिकेट, सम हाँ क्रिमिनल सिंडिकेट, और बेस ऑफ व्हाट्सएप चैट्स अगर आप बोल रहे हो कि इनका एक सिंडिकेट चलता है नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वो, आप ऐसे ऐसे एलिगेशंस ठोक कर इनको अगर आप ऐसे ही लोगों के बीच में छोड़ दो जो अंदर सच में क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के साथ रहेंगे, आप कितना टाइम रखोगे? वो बाहर निकलेंगे तो वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन के निकलेंगे। So somehow, you know, we have to have a restorative approach. We can't have such deterrent approach, you know. तो वो retributive approach नहीं रख सकते। तो वो मेरा बहुत एक main argument था, other than of course the fact that I pointed out कि blood test तो किया नहीं गया और consumption का allegation है, और यू नो कॉन्स्पिरेसी, जैसे 20 लोग एक साथ चले गए तो देर इज़ no allegation, डज नॉट नेसेसरली मीन मीटिंग ऑफ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स विच इज़ द क्रक्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। टू इन्वोक कॉन्स्पिरेसी आपको दिखाना होता है कि कैसे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है। 20 लोग अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि उसी बेसिस पे जस्ट बिकॉज ही इज प्रेजेंट इन द क्रूज डज नॉट मीन दैट ही विल बिकम एन अक्यूज इन द केस। यू हैव टू शो देन हाउ ही कैन बी इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्पिरेसी। आपको कॉन्स्पिरेसी को तो प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली देन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू नो, आई बहुत मेरा आर्ग्यूमेंट तो ऑलरेडी 4 घंटा 5 घंटा चला था। और ऑफ कोर्स जब बेल हुआ तो उसके बाद आई वॉज रियली अप्रिशिएटेड फॉर दिस, बट कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैंने लाइफ बचाई है किसी की। और मैंने क्योंकि अगर आप देखो तो ये चीज़ इतनी बढ़ती, अब बाद में अगर ये उस टाइम पे अगर एक इफेक्टिव आर्गूमेंट से किसी वो लोग बाहर नहीं आते तो ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आगे बहुत बड़ी बन जाती। फिर अल्टीमेटली बाद में इसमें मेरे क्लाइंट्स को क्लीन चिट भी मिल गई। तो क्लीन चिट मिली तो कहीं ना कहीं अभी ख़त्म जैसा हो गया, पर उस टाइम पे तो ऐसे माना जा रहा था कि अब ये सालों साल खिंचेगा, शायद सालों साल ये लोग अंदर रहेंगे। उस केस को उतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया था, बिकॉज जब कॉन्स्पिरेसी जैसे चार्जेस आप लेवी करते हो 29 ऑफ NDPS एक्ट, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक का भी बाहर आना। और जैसे ही मैंने एक को भी बाहर निकाला उसके बाद सबके लिए बहुत ईजी हो गया। आपने जैसे कहा कुछ केसेस सालों साल खिंच जाते हैं। सलमान खान का ब्लैक बक केस 98 या 99 थे, वो अब तक चलते हुए आ रहा है। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा ने एक अपना कैफ़े लॉन्च किया, उस पर भी लगातार फायरिंग हुई। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मतलब उसके जो भी गुर्गे हैं वो लगातार सामने धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप सलमान खान से के साथ काम करते हो तो हम बॉलीवुड को, हर किसी को तबाह कर देंगे। अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ है। तो मतलब इतना जब हर किसी को पता है कि बिश्नोई गैंगस्टर है, तो सीधा सीधा केस खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? उस इतने दिनों से, इतने सालों से केस को पाला ही हुआ क्यों है? केस कौन सा नहीं खत्म कर दिया जाता? जैसे ब्लैक बक वाला केस है, उसपे तो सलमान खान का जो भी वर्डिक्ट चलते आ रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई जब सबको पता है वो गैंगस्टर है, खुलेआम धमकियां दे रहा है। क्या केस खत्म? वो तो वैसे भी अंदर है, बट कहीं ना कहीं से वो अपना सिंडिकेट तो चला ही रहा है ना। जो इतने और वो चलता भी रहेगा। यही तो कहीं ना कहीं सी देयर इज इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। मतलब खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बॉलीवुड में काम कर रहा है, कपिल शर्मा 2 बार इस तरह। पर्सनली ऑनेस्टली आई पर्सनली बिलीव कि ज़रूरी नहीं कि हर बार बिश्नोई हो। कितने बार यू नो किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना वैसा भी हो जाता है। कोई अपना somebody can settle their personal score using Bishnoi's name also. So unless you have cogent evidence, I of course, because I know कि I believe in evidence and I believe in facts, not just what is being said कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं मान लूँ, वैसा तो मैं नहीं। I cannot have that attitude unlike normal people. So इसीलिए आई नो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने
यहाँ पे जैसे मेरा एक केस अभी मैं बताती हूँ कि मैं अभी जैसे अभी एक केस है जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट जैसे एलिगेशंस लगे हुए थे और उसमें रवि पुजारी है, गैंग लीडर है। और उसमें अगर आप देखो तो ऐसा केस चल रहा था। फिर उसमें मैंने कॉशिंग के लिए डाला है अपने क्लाइंट्स के लिए, सोनू जलान है उसमें, और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने कॉशिंग डाला है। और अभी सीबीआई की प्रोब भी साइमल्टेनियसली चल रही थी, और अभी उन्होंने सीबीआई ने ये चार्जशीट डाली है और उसमें लिखा है कि एलिगेशंस फॉल्स रहे हैं। बिकॉज पहले मेरे क्लाइंट्स ने परमवीर सिंह के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट की थी, फिर उसके बाद ये कुछ मल्टीपल एफआईआर्स हुए, तो ऐसे कुछ दे कनेक्टेड द डॉट्स एंड सीबीआई ने अभी फिलहाल ये फाइल किया है चार्जशीट, जहाँ पे उन्होंने खुद कह रहे हैं कि एलिगेशंस फॉल्स। पर अगर आप देखो तो इनमें से कुछ लोग कस्टडी में रह चुके हैं, कुछ लोग तो जेल भी गए थे, तो क्या विल यू बी एबल टू रिस्टोर दैट, वो जो उनके जेल में टाइम गया है, कि विल यू बी एबल टू कॉम्पनसेट देम फॉर दैट? सो इसीलिए, और उसमें एलिगेशन क्या है कि रवि पुजारी गैंग लीडर है। किसी ने कोई बोल रहा है कि कोई बोल रहा है हाँ कि कोई राह चलता आदमी आवाज़ सुन के बोलता है हाँ ये रवि पुजारी की आवाज़ है, और ऐसे बना दिया उन्हें गैंग लीडर। तो अभी मैं वही बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्राइम हुआ, किसी ने भी किया, किसी ने भी कुछ भी किया, अब उनको पता है कुछ सिलेक्टेड नेम्स है, रवि पुजारी, छोटा राजन, तो ये बस ये सब नाम उठा लो। ये दीज पीपल कैन ईजिली मिसयूज दीज नेम्स, सेइंग कि हाँ इनका नाम लगा दो। ये सब थ्रेट कॉल्स, ये सब अननोन नंबर से कॉल आते हैं। हाँ, एक्सटॉर्शन के कॉल्स आएंगे, मैं छोटा राजन का आदमी बोल रहा हूँ, मैं रवि पुजारी का आदमी बोल रहा हूँ, और वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का केस लगाते हैं और गैंग लीडर बना देते हैं इनको, क्योंकि उनके पास तो है ही, मतलब इनको तो पता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विदाउट इवन एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन कर देती। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, इसलिए इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि 100%, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट्स नॉट नेसेसरली बीइंग डन एट हिज इंस्टेंस। ये किसी कोई कर रहा है उनका नाम लेके। रही बात, आप बोल रहे हो कि ऑफकोर्स जेल के अंदर उन्हें सुविधाएं तो है, उसके बारे में वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, वो जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो वहाँ की है, उन पर सवाल उठाना चाहिए। जो कि वहाँ पे देखो, ऐसा भी मैंने देखा है कि उनके वीडियो कॉल्स के भी कुछ वीडियोज़ सामने आए थे, मतलब उन्हें इतनी सहूलियत भी मिलती है। सो ऑब्वियसली ही इज़ इन टच विथ हिज एड्स एंड एसोसिएट्स, तो उतना तो उनको एक्सेस है ही। पर वो होने के बावजूद, जहाँ पे मैंने इस बारे में पहले भी कहा है, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड my voice over this, that how is he getting access to a lot of facilities despite of being in solitary prison confinement? तो उसके बावजूद भी मैं फिर भी ये भी मेंटेन करना चाहूँगी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे अगर कोई धमकी दे रहा है या कोई कुछ किसी का शूट आउट हो रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो नॉट नेसेसरली, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि ही इज़ दिस पर्सनस, ही इज़ बिश्नोईज मेंबर और एड। तो इसीलिए जब तक आप थरली इन्वेस्टिगेशन या पेपर्स के बेसिस पे आप क्लियर नहीं होते हो, जहाँ एक कोजेंट एविडेंस नहीं मिलता है कि हाँ ही इज़ दिस पर्सन, आई विल नॉट मेक दिस स्टेटमेंट कि हाँ वो उसके तरफ से आ रहा है। मगर हाँ, जैसे कि रही बात आप थ्रेट्स की, वो तो बहुत ओपनली होते ही है, इसीलिए सिक्योरिटी दी जाती है एट द मोस्ट। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी देती है, उसके बियॉन्ड बाकी इंसान अपनी सिक्योरिटी के लिए जितना कर सकता है। बाकी ये तो ऐसा नहीं है कुछ नई बात है, ये हमेशा से ही चला आ रहा है। हाँ, मेरा भी सवाल जो था वो पूरा न्यायालय पर था कि इतनी सुविधाएं कैसे मिल जा रही है गैंगस्टर को फॉर ओवर 10 years, लाइक Exactly. 10 साल से वो जेल में, So उसके I बाद have भी। already raised my voice over it in the past also. तो वहाँ पे जो प्रिजन सिस्टम है, जो यहाँ जैसे कि जो प्रिजन में वो लॉज्ड है, वहाँ का प्रिजन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे कैसे दे कैरी आउट दे आर सर्च एंड एवरीथिंग, जो वहाँ पे कैसे चलता है, वो सब वो प्रिजन सिस्टम के से अगर सवाल लोग उठाएं कि कैसे क्यों हो रहा है, करेक्ट क्वेश्चंस किए जाए, करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, करेक्ट अकाउंटेबिलिटी रखी जाए कि कौन एग्जैक्टली अकाउंटेबल इस चीज़ पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज सी वी एट द मोस्ट इन आवर ह्यूमन कैपेसिटी कैन ओनली रेज क्वेश्चंस। अल्टीमेटली वी आर नॉट इवन इन दैट सिटी, हम बॉम्बे में हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ अपनी तरह से एनालिटिकल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी सो अल्टीमेटली, बट स्टिल आई विल मेंटेन दैट यू नेवर नो हु इज दिस इज बीइंग डन एट द इंस्टेंस ऑफ whom. Anybody could settle their personal cause using this person's name, that person's name also. चलो अब थोड़ा सा कैंडिड हो जाते हैं। मैंने सुना है कि राशा थरानी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, और अभी उनकी डेब्यू भी हो गई है और काफ़ी अच्छा उन्होंने, मतलब बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। तो आगे उनको इंडस्ट्री में किस तरह देखते हैं, उनकी मदर की तरह? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे रवीना जी तो इज शी लाइक अ लेजेंड ऑब्वियसली, सो आई वुड वांट राशा ऑल्सो टू डू रियली वेल, एंड शी हैज़ द टैलेंट, शी हैज़ द लुक्स, शी इज़ सो प्रिटी. आई ऑलवेज से शी इज़ अ नेचुरल ब्यूटी, which is very important.
and obviously because we were at her premieres, जो movie के premiere पे भी हम गए थे, मैंने देखा she has it in her, you know, she has that fire in her belly. वो उयम्मा के बाद से लोग पीपल वर क्रेजी कि Exactly. ये तो रवीना टंडन का दूसरा रूप आ गई है. हाँ, absolutely. In fact, even Raveena has also said it on record that Raveena also did not perform, like, did not give a dance number in her first movie like this, right? So, of course, I think she has this fire in her belly. She's really talented. She's very cool. And she's very talented also. I think वो कैसे सबको टाइम लगता है ना निकलने में. उन्होंने फर्स्ट फिल्म में ही अपना जलवा दिखाई दिया है. Abhi, I think she just needs to do the right script, right movies, and she's already getting good work and she's doing good work. So I think, how they say you're a director's actor. In her case, I believe कि she will just mold. जैसे उसको जैसा रोल मिलेगा वो उस तरह से मोल्ड हो जाएंगी. अभी तो उनके फर्स्ट मूवी में उनको ज़्यादा बहुत उनको अगर आप देखो तो उनका रोल तो ऐसा ही था जैसे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ये वो. बट शी इज गॉट दैट गर्ल नेक्स्ट डोर लुक ऑल्सो. वो आप जैसे कैरेक्टर दोगे वो उसमें ढल जाएगी. सो आई रियली फील दैट दैट शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड. हाँ, उनकी लगता है उनकी परफॉर्मेंसेस देखे कि उनके मदर के उनपे ट्राइड्स जरूर आए हैं. और यू थिंक कि वो टिप टिप बरसा 2 जो बन सकता है वो राशा पर बन सकता है. बिल्कुल बनना चाहिए ना. शी शुड कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड. हाँ. 2024 में एक केस पुणे पॉश केस था. वो हिट एंड रन वाला मामला था. उसमें शायद वो आरोपी था, माइनर था. तो कहा गया कि इसको छोड़ देते हैं. ऐसा एक केस निर्भया केस में भी 6 आरोपी थे. उसमें से एक माइनर था जो शायद बच गया था. करेक्शन होम में उसको भेज दिया था. तो मुझे ये जानना है आपसे कि जो जुवेनाइल होते हैं, क्राइम तो इक्वली वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको, मतलब अगर क्राइम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. उनको बचा क्यों लिया जाता है जब इस तरह हीनियस क्राइम होते हैं? सी पुणे पॉश केस की जो आप बात करो उसमें भी मैं डिफेंस लॉयर रह चुकी हूँ. तो कहीं ना कहीं यू हैव टू डिफरेंशिएट. जुवेनाइल को इसीलिए प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए रिहैबिलिटेशन का, रिफॉर्मेशन का. आप एकदम से ही रेट्रीब्यूटिव अप्रोच रखोगे तो हमारी सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगी. इसीलिए यहाँ पे भी अगर आप निर्भया केस की बात करो तो एक वहाँ पे अमेंडमेंट आया बिकॉज ऑफ दैट केस की. उस केस के बाद ये अमेंडमेंट आया कि 16 to 18 ईयर्स के बीच में जो है उसको आप जुवेनाइल होम जो है, करेक्शन होम भी असेस करेगा कि वेदर साइकोलॉजिकली ही हैड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट. अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी सब जांची जाएगी और उसके बेसिस पे अगर उन्हें लगता है कि नहीं ही शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक एन अडल्ट तो उन्हें इमीडिएटली ही शुड बी ट्रीटेड लाइक एन अडल्ट. इसलिए आई हैव सीन केसेस जहाँ पे 16 ईयर्स के हैं, जहाँ पे कोई 17 ईयर्स का, पर किसी ने ब्रूटल प्री मेडिटेटेड मर्डर किया है, जाके किसी को मार दिया तो हाँ तो वो उनको वो 3 साल से अंदर है. ब्रूटल मर्डर किया है, चाकू से मारा प्री मेडिटेटेड ब्रॉड लाइट में, वो 3 साल से अंदर, जबकि वो 16 साल के 17 साल के. तो ऐसा नहीं कि उन्हें करेक्शन होम. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एडवांटेज ले सकते हो दिस फैक्ट. तो इसीलिए पर कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वी हैव टू बैलेंस इट आउट. हमें वो एक बैलेंस बना के रखना चाहिए. इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक रेट्रीब्यूशन ही अप्रोच ना रखते हुए कहीं ना कहीं रेफॉर्मेशन को भी हमें वेटेज देना चाहिए. अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसने बहुत ही यंग एज है, 11-12 साल का है, उसने किया है, उसको सच में बिल्कुल भी वो उस एज में है ही नहीं जहाँ वी कैन अंडरस्टैंड दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो वहाँ पे अगर आप एक करेक्शनल होम में भेज सकते हो. तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है करेक्शनल होम में जाके फिर वहाँ पे भी द लाइफ इज़ नॉट ईजी. वहाँ पे भी उन्हें सुधार होता है, बाल सुधार किया जाता है. फिर जब लगता है वहाँ पे इंस्टीट्यूट को कि नाउ दिस पर्सन हैज रिफॉर्म्ड एंटायरली, उसके बाद ही दैट पर्सन इज लेट गो ऑफ एंड लेट फ्री. तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं बोनाफाइड लेजिस्लेशन. हाँ, कुछ केसेस में ज़रूरी भी होता होगा क्योंकि कई बार बहला फुसला कर भी बच्चों से क्राइम करवाया जा सकता है. चलिए, जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन है. बिग बॉस का नया सीज़न आने वाला है. बिग बॉस की कंटेस्टेंट आप भी रह चुकी हैं. इस बार की थीम कुछ पॉलिटिकल बताई जा रही है. तो अगर आपने ट्रेलर देखा है, इसका टीज़र देखा है, तो आपको कितना अलग लगता है ये वाला सीज़न? मुझे बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है बिकॉज पॉलिटिक्स तो हर सीज़न में होता है. वो शो में इनसाइड द हाउस ऑनेस्टली. तो पॉलिटिकल आप थीम चाहे जो भी बनाओ, इंटरनली तो हमेशा ही पॉलिटिक्स होता है ये घर के अंदर. बट आई मीन आई रियली होप कि जो भी है, बिकॉज आई रियली डोंट फॉलो दैट शो. मैं जब वो शो में थी आई वॉज इन फैक्ट वोकल. आई टोल्ड सलमान ऑल्सो कि मैं शो कभी मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं एकदम फ्रेश माइंड के साथ गई थी. बिकॉज आई रियली, जो मेरे सीजन में आए थे बहुत चार्ट के आए थे शो को, सीजन, हर सीजन को देख के आए थे. दे वर थरली प्रिपेयर्ड कि इस मोमेंट पे ऐसे करना चाहिए, इस मोमेंट में. मेरे लिए तो सब कुछ बहुत न्यू था. So I was just there for an experience. I was there for like 9-10 weeks. I just had my experience and I was like, it was like fun. Like
लाइक फन फॉर मी. मैं कभी वहाँ पे जीतने के इंटेंशन से या वैसे इंटेंशन से तो गई नहीं थी, क्योंकि बिकॉज फॉर मी ऑफ कोर्स माई आई हैड प्रायर कमिटमेंट आउटसाइड, सो आई जस्ट टुक आउट सम टाइम, और मैं कुछ टाइम के लिए ये सोच के गई थी कि लेट्स जस्ट गो देयर एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. हाँ, फॉर एक्सपीरियंस, लाइक अ सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. वो वैसा था मेरे लिए. तो बाकी अभी आई डोंट नो, सी देयर जो एक्टर्स आते हैं उनके लिए तो दिस इज़ लाइक द ब्रेड एंड बटर, और उनको लिए तो बहुत ऐसा रहता है कि एंड तक ही जाना है, जितना फिर वो प्रेशर में वो क्या क्या कर बैठते हैं अंदर कभी. सो अल्टीमेटली दैट्स अ हाउस ऑफ प्रेशर कि आप, एंड दैट प्रेशर वाला इन्वायरमेंट, हाउ यू मेंटेन योर डिग्निटी, हाउ you ensure that you don't really use that abusive language, और अपनी फैमिली का रेपुटेशन ना खराब करते हुए शो में इज्जत से बाहर निकलना भी एक कला है जो मैं चाहूँगी हर कंटेस्टेंट्स कम से कम फॉलो करे अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज वो शो में प्रेशर बहुत रहता है. वो शो में एक्चुअली इतना प्रेशर रहता है कि जहाँ पे इंसान कभी जो है नहीं वो भी बन जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन ट्रू टू योर पर्सनैलिटी एंड टू बी काम इन दैट chaotic environment. अच्छा, जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज. Just enjoy life and live your life to the fullest, and obviously enjoy your work, whatever you do, no matter what. आप चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, जैसे भी हो, just enjoy so that each day counts. You're living your each day, you're not just surviving. So it's important that you enjoy your work and stay happy, respect your parents, and just chill. Don't be too hard on yourself. चलिए, तो सना ने सारे सवालों की बड़ी बेबाकी से हमारे जवाब दिए, और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये सारे जवाब सुन के बहुत मज़ा आया होगा, और बहुत सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे केसेस और लॉस के बारे में मिली होगी. बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़. नमस्कार.